हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यार, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना वेदर यू लाइक द वीडियो और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट फॉर द सेम बाय बायर। बहुत ज़्यादा सिंपल है। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर मतलब सेलर जो है वो सामान डिलीवर करेगा, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट फॉर द सेम बाय बायर, और बायर जो है उस सामान को एक्सेप्ट करके उसका पेमेंट कर देगा। जैसे जब आप अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो पहले आपने ऑर्डर प्लेस करा, फिर सेलर ने आपको ऑर्डर भिजवाया, एंड जब वो ऑर्डर आपके पास आता है आप उसको एक्सेप्ट करते हो और उसका पेमेंट कर देते हो। यही है आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के लिए बायर और सेलर की दोनों की कुछ कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। तो सेक्शन 31 कहता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। सेलर की ड्यूटी है कि वो सामान को डिलीवर करे, एंड ड्यूटी ऑफ द बायर टू पे फॉर देम एंड एक्सेप्ट देम। और बायर की ड्यूटी है कि वो उस सामान का पेमेंट करे और उसको एक्सेप्ट कर ले। तो परफॉर्मेंस होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की सेलर को सामान भिजवाना ज़रूरी होता है और बायर को उसको एक्सेप्ट करना और उसका पेमेंट करना ज़रूरी होता है। अब सामान की डिलीवरी से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स पर्टेनिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स देखते हैं। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 प्रिस्क्राइब्स द फॉलोइंग रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था 1930 का, उसने कहा कि डिलीवरी ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33, पहला रूल डिलीवरी के रिगार्डिंग है। The delivery of goods can be made either by putting the goods in the possession of the buyer or any person authorized by him to hold them on his behalf, or by doing anything else that the parties agree to। तो ये कह रहा है कि डिलीवरी हम या तो ऐसे कर सकते हैं कि सामान ले जाएं और सीधे सीधे बायर के हाथ में दे दें, बायर के पोजीशन में दे दें। आपने सामान ऑर्डर करा, सेलर सामान लेकर के आया और उसने सीधे सीधे सामान का पोजीशन आपको दिया। पहला पॉइंट तो ये कह रहा है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। या फिर आपने जब सामान खरीदने गए, आपने सेलर से कहा कि देखो भैया सामान डिलीवर कर देना, रिसीव मेरा भाई करेगा। तो आपने सेलर को अथॉरिटी दी कि आपके बिहाफ पे कोई सेकंड बंदा उसको रिसीव करेगा। तो ये भी डिलीवरी में ही आएगा अगर उसने उस पर्सन को वो सामान डिलीवर कराए। थर्ड पॉइंट कहता है और बाय डूइंग एनीथिंग एल्स दैट द पार्टी अग्रीज टू। या फिर कुछ भी है, दोनों में आपस में अग्रीमेंट हुआ होगा, अगर वो काम कर दिया जाएगा तो भी माना जाएगा कि गुड्स डिलीवर हो गए। तो बहुत सिंपल है आपका पहला पॉइंट, या तो डायरेक्टली बायर के पोजीशन में सामान दो, या फिर उस बंदे को सामान दो जिसको बायर ने अथॉरिटी दी है सामान रिसीव करने की, या फिर वो करो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनते टाइम पार्टीज ने आपस में डिसाइड करा था। अब सेकंड रूल देखते हैं, कॉन्करेंसी ऑफ पेमेंट एंड डिलीवरी। तो सेक्शन 32 कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइसेस आर कॉन्करेंट कंडीशंस एज पर द लॉ ऑन सेल्स अनलेस द पार्टीज अग्री अदरवाइज। इसका मतलब है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट जो है वो साथ साथ होना चाहिए। जब सामान डिलीवर हो तभी बायर उसका पेमेंट करे। अगर दोनों में पहले से कुछ अग्रीमेंट नहीं हुआ है, दोनों में पहले से डिसाइड नहीं हुआ है कि पेमेंट पहले होगा कि बाद में होगा कि कब होगा, तो जब सामान डिलीवर हो तभी बायर उसका पेमेंट करे। सो द सेलर हैज़ टू बी विलिंग टू गिव पोजेशंस ऑफ द गुड्स टू द बायर। सेलर जो है वो उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो अपने सामान का पोजीशन बायर को देने के लिए रेडी हो। ऑन द अदर हैंड द बायर हैज़ टू बी रेडी टू पे द प्राइस इन एक्सचेंज फॉर पोजीशन ऑफ द गुड्स। और बायर रेडी होना चाहिए कि वो सामान लेकर के सेलर के पैसे देने के लिए तैयार हो। तो यही है आपका कॉन्करेंसी ऑफ पेमेंट एंड डिलीवरी। मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइसेस आर कॉन्करेंट कंडीशंस, एक साथ होनी चाहिए। जब सामान डिलीवर हो तभी बायर उसका पैसा भी दे, अनलेस द पार्टीज अग्री अदरवाइज। अगर पार्टीज़ ने आपस में पहले से इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करा है तो फिर जब सामान आएगा बायर तभी पैसा भी देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। तो सेक्शन 34 कहता है व्हेन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज़ बीन मेड विद द इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग द रेस्ट ऑल्सो, the property in the whole of the goods is deemed to pass to the buyer as soon as some portion is delivered। इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ सामान की डिलीवरी बायर को इस इंटेंशन से कर रहे हो कि आप बचा हुआ सामान भी उसको भिजवा दोगे, तो जैसे ही थोड़ा सा सामान बायर के पास आएगा ये मान लिया जाएगा कि पूरे सामान का पोजीशन बायर के पास आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो किसी के पास और आप कहते हो आपको 100 बोरी सीमेंट के चाहिए, तो वो सेलर जो वो आपसे कहता है ठीक है 50 बोरे कल भिजवा दूंगा और 50 बोरे परसों भिजवा दूंगा। तो जैसे ही पहले 50 बोरे सीमेंट आपके घर पे आएंगे,
इस बात का ऑटोमेटिकली मतलब यही होगा कि अब आप 100 बोरे के मालिक हो गए हो, 100 बोरों का पोजीशन आपके पास आ गया है, क्योंकि सेलर ने आधा पोर्शन आपको भिजवा के ये सिग्निफाई कर दिया है कि बचा हुआ भी आपका ही है एंड वो आपके पास आ जाएगा। फिर से पढ़िए, अब ये बात अब समझ में आएगी। When the delivery of the goods has been made with the intention of delivering the rest also, सेलर ने पहले 50 बोरे इस इंटेंशन से भेजे कि बचे हुए 50 भी अगले दिन भेज देगा। The property in the whole of the goods is deemed to pass to the buyer as soon as some portion is delivered. तो पहले 50 बोरे डिलीवर होते ही ये बात ऑटोमेटिकली मान ली गई कि बायर के पास पूरे 100 बोरों का पोजीशन आ गया है, क्योंकि सेलर अब भिजवा ही देगा। आधा सामान भेजने का मतलब ही यही है कि वो पूरा भी आपको भेज देगा। तो ऑलरेडी मान लिया जाता है कि प्रॉपर्टी जो है पूरे सामान की अब वो बायर की हो गई है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखने वाला है, बट व्हेन अ पार्ट ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड विद द इंटेंशन ऑफ सर्विंग इट फ्रॉम द होल, मतलब जब आप आधा सामान इस इंटेंशन से नहीं भेज रहे हो कि बचा हुआ भी ऑटोमेटिकली भेज ही दोगे, it is not regarded as delivery of whole of the goods and the property is deemed to pass to the buyer in that proportion of goods only which has been delivered. तो ये ऑटोमेटिकली नहीं माना जाता है कि सारे सामान का पोजीशन बायर के पास आ गया है। जितना सामान भिजवाया है सिर्फ उसका ही पोजीशन बायर का माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। सेक्शन 35 कहता है अ सेलर इज़ नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। तो सेक्शन 35 का कहना है कि सेलर जो है वो बाउंड नहीं है सामान डिलीवर करने के लिए। ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको अप्लाई करना चाहिए, उसको सेलर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप वो उसका सामान डिलीवर कर दे, अनलेस द पार्टीज हैव अग्रीड टू अदर टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम अगर पार्टीज़ ने आपस में कुछ ऐसा डिसाइड करा था कि सेलर डिलीवर करेगा या फिर कैसे डिलीवरी होगी, तब बात अलग है, बट वैसे सेलर इज़ नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिगार्डिंग प्लेस और डिलीवरी। तो ये भी बहुत सिंपल है। देखिए, जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है तो पार्टीज़ जो है वो बनाते टाइम ही हर चीज़ डिसाइड कर लेती हैं, जितने भी टर्म्स होते हैं डिलीवरी की, कि कहाँ डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, किस टाइम पे डिलीवर करना है। When a sale contract is made, the parties might agree to certain terms for delivery, express or implied. या तो प्रॉपरली एक्सप्रेस करके या फिर अपनी बातों से इम्प्लाई करके वो हर चीज़ ऑलरेडी बता चुकी होती हैं। Depending on the agreement, the buyer might take possession of the goods from the seller or the seller might send them to the buyer. तो ये उनके अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि बायर जो है वो खुद जा करके सेलर से सामान लेगा या फिर सेलर जो है वो सामान बायर को डिलीवर करेगा। लेकिन मान लीजिए कि बायर और सेलर में ऐसा कुछ स्पेसिफाई ही नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट बनते समय, तब क्या होगा? इफ़ नो सच टर्म्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन एज पर लॉ ऑन सेल्स द गुड्स सोल्ड आर डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल। तो या तो फिर गुड्स वहीं पे डिलीवर हो जाएंगे जहाँ पर वो थे एट द टाइम ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट, और सेल होते टाइम जहाँ पर गुड्स थे वहीं पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। मतलब जब आप शॉपकीपर के पास गए, आपने सामान खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना, तो आपको हैंड टू हैंड सामान वहीं पे वो आपको दे देगा। तो पहला पॉइंट यही है, गुड्स सोल्ड आर डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल। सेल होते समय सामान जहाँ पर है वहीं पे उसको डिलीवर कर देंगे। The goods to be sold are delivered at the place at which they are at the time of the agreement to sell. ये नेक्स्ट पॉइंट आपका agreement to sell से रिलेटेड है। तो अगर सेल और agreement to sell में डिफरेंस नहीं पता है, वो वीडियो लिंक कर दूंगी, वो भी देख लेना। तो ये पॉइंट कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, agreement to sell हुआ है खाली अभी, तो गुड्स वहाँ पे भेजे जाते हैं जहाँ पे वो थे at the time of agreement to sell। जहाँ पर अग्रीमेंट हुआ है सेल होने का, वहीं पर गुड्स जो हैं वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। However, if the goods are not in existence at such time, अब ये मान लीजिए कि अग्रीमेंट टू सेल हुआ, आप शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला परसों को ये सामान चाहिए और आपका अग्रीमेंट टू सेल हो गया, लेकिन उस समय वो सामान एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो फिर उसको वहाँ पे डिलीवर करा जाता है जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हुआ है। तो बस यही है, अगर कोई ये सब टर्म स्पेसिफाई नहीं करे होंगे तो या तो वहाँ दे देगा जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना था, यहाँ फिर वहाँ पे डिलीवर होते हैं जहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, जहाँ पे अग्रीमेंट हुआ है कि हम हाँ ये सामान आपको दे देंगे। और अगर उस समय पे सामान एग्जिस्टेंस में नहीं था तो फिर जहाँ पे वो सामान प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ डिलीवर हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग टाइम ऑफ डिलीवरी। तो सेक्शन 36 का सब सेक्शन 2 कहता है, कंसिडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर द सेलर अग्रीज टू सेंड द गुड्स टू द बायर बट नो टाइम ऑफ डिलीवरी इज स्पेसिफाइड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं जहाँ पे सेलर ने अग्री कर लिया है कि ठीक है मैं तुम्हें सामान भिजवा दूंगा, लेकिन दोनों ने आपस में टाइम नहीं डिसाइड करा कि किस टाइम पे सामान डिलीवर होना है।
इन सच केसेस द सेलर इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर द गुड्स विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो ऐसे केसेस में सेलर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक रीजनेबल टाइम में आकर के सामान डिलीवर करेगा। ऐसा नहीं है कि रात के 3 बजे आकर के आपकी घंटी बजाने लगे कि सामान ले लो, नहीं, रीजनेबल टाइम पे ही उसको सामान डिलीवर करना है। तो अगर टाइम स्पेसिफिकली बायर के साथ डिसाइड नहीं हुआ है तो सेलर को एक रीजनेबल टाइम पे सामान डिलीवर करना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। तो सेक्शन 36 का सब सेक्शन 3 कहता है इफ़ एट द टाइम ऑफ सेल द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी then there is no delivery unless the third party acknowledges to the buyer that the goods are being held on his behalf। मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है और किसी थर्ड पार्टी ने सामान का पोजीशन रखा है तो डिलीवरी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक थर्ड पार्टी जो है वो खुद जा कर के बायर को ये एक्नॉलेजमेंट ना दे कि वो बायर के बिहाफ पे सामान होल्ड कर रही है। तो तब तक जो है बायर जो है वो सेलर को ज़िम्मेदार ठहरा सकता है कि मुझे अभी तक डिलीवरी नहीं मिली है। तो ये ज़रूरी होता है कि सेलर अगर थर्ड पार्टी को सामान दे रहा है बायर के बिहाफ पे तो थर्ड पार्टी जो है वो बायर को एक्नॉलेजमेंट दे कि वो उसके बिहाफ पे सामान होल्ड कर रहा है, उसके बिहाफ पे सामान अपने पास रखे हुए हैं, तभी डिलीवरी जो है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। तो सेक्शन 36 का सब सेक्शन 4 कहता है इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट अ डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी इज मेड एट अ रीजनेबल आर, इफ नॉट देन इट इज़ रेंडर्ड इनइफेक्चुअल। द रीजनेबल आर विल डिपेंड ऑन द केस। तो ये भी ज़रूरी होता है कि बायर जो है वो एक रीजनेबल आर डिमांड करे डिलीवरी का। कोई अगर आपको चॉइस देता है तो आपको उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि अगर सेलर आपसे कह रहा है कि किस टाइम डिलीवर कर दूं तो फिर आप उससे कहने लगोगे सुबह 4 बजे कर देना। तो ऐसा नहीं करना है, एक रीजनेबल आर आपको भी डिमांड करना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करोगे देन इट इज़ रेंडर्ड इनइफेक्चुअल माना जाएगा। एंड ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनेबल आर विल डिपेंड ऑन द केस। तो रीजनेबल आर जो है वो केस टू केस डिपेंड करता है, किसी के लिए मॉर्निंग रीजनेबल होता है, किसी के लिए इवनिंग, किसी के लिए आफ्टरनून, ये पर्सन टू पर्सन और केस टू केस डिपेंड करेगा। तो ये अज्यूम मत करिएगा कि हो सकता है किसी के लिए सुबह 4 बजे वाला आर रीजनेबल हो, तो ये भी केस टू केस डिपेंड करता है। एंड ये ज़रूरी होता है कि बायर जो है वो एक रीजनेबल आर डिमांड करे, दोनों आपस में डिस्कस करें और फिर डिसाइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सपेंस फॉर डिलीवरी। तो सेक्शन 36 का सब सेक्शन 5 कहता है सेलर विल बेयर ऑल एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू पुटिंग द गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छा डिलीवरेबल स्टेट का सामान वही होगा जो कि केपेबल होगा डिलीवर करने के। तो सामान सही होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, एकदम परफेक्ट सामान होना चाहिए और ये सब देखने का एक्सपेंस जो है वो सेलर बेयर करेगा। So seller will bear all expenses pertaining to putting the goods in a deliverable state unless the parties agree to some other terms in the contract। तो अगर पार्टीज़ ने कुछ और टर्म्स नहीं डिसाइड करें तो फिर ये सारे एक्सपेंसेस सेलर ही बेयर करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। तो सेक्शन 37 में ये बताया गया है कि क्या होगा अगर सेलर जो है वो गलत क्वांटिटी डिलीवर कर दे। तो पहला सब सेक्शन कहता है इफ़ द सेलर डिलीवर्स अ लेसर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज कम्पेयर टू द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी। तो अगर जितनी की बात हुई थी 100 किलो चावल की बात हुई थी और सेलर ने कम भेज दिया, 80 किलो भेज दिए, देन द बायर में रिजेक्ट द डिलीवरी। तो बायर का राइट बनता है कि पूरी डिलीवरी या तो वो रिजेक्ट कर दे, इफ़ ही एक्सेप्ट्स इट देन ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। और अगर उसने डिलीवरी रिजेक्ट नहीं करी, एक्सेप्ट करी है, तो जिस रेट पे दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा था उसी रेट पे उसको चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो अगर सेलर जो है कम क्वांटिटी भेज रहा है तो बायर उसको रिजेक्ट कर सकता है और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर वो वही प्राइस देगा जिस पे दोनों की बात हुई थी। तो लेसर क्वांटिटी वाला सिनेरियो हमने देख लिया। अब देखते हैं सब सेक्शन 2 क्या कहता है, क्या होगा अगर सेलर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी भेज दे। If the seller delivers a higher quantity of goods as compared to the contracted quantity, then the buyer may reject the delivery। तो अगर सेलर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी भेज दे, अगर 100 किलो चावल की बात हुई थी और 120 किलो भेज दिया, तो भी बायर का राइट बनता है कि वो या तो रिजेक्ट कर दे डिलीवरी को, इफ़ ही एक्सेप्ट्स इट देन ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। और अगर वो डिलीवरी को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर जो भी रेट पे उन्होंने डिसीजन लिया था उस रेट पे उसको पैसा देना पड़ेगा। The buyer can also reject the entire delivery if he wants to accept the increased quantity, then he needs to pay at the contracted rate। तो या तो आप सीधे सीधे मना कर दो कि नहीं भैया मैंने तो 100 किलो मांगे, 100 किलो मांगे तो 120 तो नहीं लूँगा, या फिर आप ठीक है उस 120 किलो को एक्सेप्ट कर लो और जिस रेट पे बात हुई थी उसी रेट पे पूरे चावल का पेमेंट कर दो। तो अगर 50 रुपये किलो पे आपने बात करी तो 120 किलो चावल ले लो 50 रुपये किलो के हिसाब से। तो यही है, अगर ज़्यादा भेज दे तो रिजेक्ट कर दो या फिर जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी रेट पे चीज़ें एक्सेप्ट कर लो। अब इसमें एक सिनेरियो और आता है, सब सेक्शन 3 कहता है इफ़ द सेलर डिलीवर्स अ मिक्स ऑफ गुड्स वेयर सम पार्ट ऑफ द गुड्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड सम आर नॉट,
देन द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स विच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट। तो ये कह रहा है कि सेलर जो है अगर वो मिक्स कर दे सामान को, कुछ सामान तो वो दे जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बात की थी और कुछ सामान उसने वो दे दिया जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड ही नहीं था, तो ऐसे केस में बायर क्या करेगा, वो सामान तो एक्सेप्ट कर लेगा जो उनके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था और वो सामान रिजेक्ट कर देगा जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं था। ही में ऑल्सो रिजेक्ट द एंटायर डिलीवरी। तो बायर जो है वो पूरी की पूरी डिलीवरी भी रिजेक्ट कर सकता है ये कहकर कि डिलीवरी सही नहीं है। तो या तो वो वाला सामान एक्सेप्ट कर ले जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और वो रिजेक्ट कर दे जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, या फिर पूरी ही डिलीवरी को रिजेक्ट कर दे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिगार्डिंग इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। तो सेक्शन 38 कहता है द बायर डज नॉट हैव टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स अनलेस ही हैज़ अग्रीड टू डू सो इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बायर के पास एक राइट है कि वो मना कर सकता है कि मुझे इंस्टॉलमेंट में सामान मत दो, मुझे इकट्ठा चाहिए। तो ही डज नॉट हैव टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको एक्सेप्ट करनी ही करनी है, वो मना कर सकता है अनलेस ही हैज़ अग्रीड टू डू सो इन द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट में अग्री करा है कि वो इंस्टॉलमेंट में सामान लेगा तो फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ सच एन अग्रीमेंट एग्जिस्ट देन द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द राइट्स एंड लायबिलिटीज एंड पेमेंट देमसेल्व्स। तो अगर दोनों ने आपस में ये इंस्टॉलमेंट डिलीवरी वाला अग्रीमेंट करा है तो फिर उसी टाइम पे उनको राइट्स, लायबिलिटीज़, पेमेंट कैसे होना है, कितनी इंस्टॉलमेंट के बाद होना है, क्या क्या दोनों के राइट्स हैं, दोनों के ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, वो सब पहले से डिसाइड कर लो ताकि बाद में कुछ भी लड़ाई झगड़ा या क्योस ना हो। तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज भी बहुत सिंपल है कि बायर को ज़रूरी नहीं है कि एक्सेप्ट करनी होती है, मना कर सकता है हाँ, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करा है सेलर से तब तो फिर करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा कुछ अग्रीमेंट दोनों ने करा है तो पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लो किसके क्या राइट्स, लायबिलिटीज़ और पेमेंट्स के तरीके होंगे। अब नेक्स्ट है आपका डिलीवरी टू द कैरियर। तो सेक्शन 36 का सब सेक्शन 1 कहता है where in pursuance of contract of sale the seller is authorized or required to send the goods to the buyer, delivery of the goods to a carrier whether named by the buyer or not for the purpose of transmission to the buyer or delivery of goods to a wharfinger for safe custody is prima facie deemed to be a delivery of goods to the buyer। कन्फ्यूज़ हो गए मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तो अब सेलर क्या है, वो सेलर जो है किसी एक बंदे को, किसी कैरियर को सामान देगा कि इस बायर को ये डिलीवर कराओ। जैसे आप मिंत्रा पे सामान ऑर्डर करते हो तो एक शिपिंग पर्सन को ये सामान भेजा जाता है कि ये सामान जो है इस बंदे को डिलीवर करना है। तो ये बंदा हो सकता है बायर ने नॉमिनेट करा हो या हो सकता है सेलर का अपना बंदा हो या कोई थर्ड पर्सन है। तो एक बार जैसे ही सामान इस कैरियर या वॉरफिंगर को चला गया तो ये ऑलरेडी माना जाता है कि डिलीवरी जो है वो सामान जो है वो बायर को जा रहा है। इट इज़ प्राइमा फेसी डीम टू बी अ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। तो ये ऑलरेडी अज्यूम कर लिया जाएगा कि सामान कैरियर को चला गया मतलब सामान बायर की डिलीवरी के लिए निकल गया है। तो ये ऑलरेडी हम मान लेंगे कि सामान जो है वो बायर को डिलीवर किया जा रहा है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज बाय द बायर द सेलर शैल मेक सच अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर और वॉरफिंगर on behalf of the buyer as may be reasonable having regard to the nature of goods and other circumstances of the case। तो देखिए ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कैरियर, जिस भी बंदे को सामान दे रहा है, कैरियर या वॉरफिंगर भी कहते हैं, तो जिस भी बंदे को सामान दे रहा है उससे एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में आए कि इस सामान की जिम्मेदारी अभी उसकी है, कोई भी नुकसान होगा तो वो ही उसका बर्डन बेयर करेगा। If the seller omits to do so and the goods are lost or damaged in course of transit or while in the custody of the wharfinger, the buyer may decline to treat the delivery to the carrier or wharfinger as a delivery to himself or may hold the seller responsible for damages। तो अगर सेलर ने कैरियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया और कुछ भी सामान में दिक्कत आती है, सामान खो जाता है, टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, जब ये सामान कैरियर के पास था उस बीच में, तो बायर जो ऐसे में वो डिक्लाइन कर सकता है, मना कर सकता है कि ये मुझे सामान नहीं चाहिए, या फिर सेलर को डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है, या फिर कह सकता है कि मैं मानूंगा ही नहीं कि तुमने कैरियर को सामान दिया तो वो मेरे लिए एज अ डिलीवरी ही माना जा रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था एक बार सामान कैरियर को चला गया दैट मीन्स हम उसको मानते हैं कि सामान जो है वो बायर को डिलीवर हो गया। लेकिन ऐसे केस में हम बायर को भी ध्यान में रखेंगे, अभी कैरियर सामान खो दे, डैमेज कर दे तो इसमें बायर की गलती तो नहीं है। तो इसलिए बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना करके आए उस कैरियर के साथ कि सामान खोएगा या डैमेज होगा तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, ताकि सेलर भी अपने आप को बचा सके डैमेजेस से और बायर भी अपने आप को बचा सके। तो अभी अगर कुछ नुकसान होगा तो फिर वो कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोग दोनों कैरियर के खिलाफ केस लड़ेंगे कि इसकी वजह से ये दिक्कत हुई है।
अब लास्ट पॉइंट है आपका बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। तो सेक्शन 41 कहता है इफ द बायर डिड नॉट गेट अ चांस टू एग्जामिन द गुड्स देन ही इज एंटाइटल्ड टू अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग देम। तो सामान खरीदते समय अगर बायर को समय नहीं मिला कि वो सामान को प्रॉपरली एग्जामिन करे तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो उस सामान के प्रॉपर एग्जामिनेशन कर ले ताकि वो सेटिस्फाइड रहे। द बायर हैज़ द राइट टू असर्टेन दैट द गुड्स डिलीवर्ड टू हिम आर इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो बायर का राइट बनता है कि ये चीज़ उसको श्योरिटी मिले कि जो सामान उसको डिलीवर हुआ था वो उस सामान के साथ मैच कर रहा है जो वो शॉप पे देख कर आया था या फिर जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अगर उसने एशियन पेंट्स मांगा तो उसको एशियन पेंट्स ही मिलना चाहिए। तो ये बायर का राइट बनता है कि प्रॉपरली एग्जामिन करे और श्योर रहे कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वही सामान उसको डिलीवर किया गया है। द सेलर इज़ बाउंड टू ऑनर द बायर्स रिक्वेस्ट फॉर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स अनलेस द कॉन्ट्ररी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बायर को अलाउ करे ये अपॉर्चुनिटी कि वो सामान को प्रॉपरली एग्जामिन कर सके अनलेस द कॉन्ट्ररी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशनड है कि नहीं आप एग्जामिन बाद में नहीं कर सकते हो, नहीं देख सकते हो, तब तो सेलर का राइट बनता है कि वो मना कर देगा कि नहीं अब आपने एग्जामिन कर सकते, जब करना था तब आपने नहीं किया। बट अगर ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो बायर हैज़ अ राइट टू एग्जामिन द गुड्स। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे मैंने दूसरे वीडियोस भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, उनको भी देख लेना, पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो वो भी बता देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू पीपल हैव बिन गिविंग मी। ऐसे ही लव और सपोर्ट देते रहो यार, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।